Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु संस्कृत शिक्षण का टेस्ट नंबर 6 आज आपके लिए लेकर आया हूं। यदि आपके लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड, चाहे आप लेवल 1 से हो या 2 से हो, संस्कृत है तो इस टेस्ट को जरूर देखिएगा। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन है संपूर्ण सिलेबस से, तो बिल्कुल व्याकरण के भी और टीचिंग मेथड के भी संस्कृत के अंतर्गत ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मित्रों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, संकल्प है अत्र क है उपसर्ग है, अर्थात संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? सम, स, सन और संक। तो मित्रों, संकल्प शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है। देखिएगा, इसका अगर हम विच्छेद करें तो ये होगा सम प्लस कल्प। सम प्लस कल्प है बराबर शब्द क्या बनेगा? संकल्प है। अर्थात यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है मित्रों प्रश्न नंबर 1 में, वो ही सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। विद्या अत्र क प्रत्यय है, अर्थात विद्या शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्यप, यत, ण्यत, लुट। तो मित्रों, ये जो विद्या शब्द है इसमें लुट नहीं है, यत नहीं है, ण्यत नहीं है, बल्कि क्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय मित्रों? क्यप। अर्थात दूसरा विकल्प सही रहेगा पहला विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में, तो दूसरे क्वेश्चन में पहला विकल्प। चलिए नेक्स्ट आते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 पर। विद्या विहीन जन है कीदृश है भवती? पशुवत है, मूर्खवत है, शुकवत है, हिंसवत है। तो मित्रों, प्रश्न पूछ रहा है आपसे, विद्या विहीन जन है मतलब जो व्यक्ति, जन मतलब व्यक्ति, विद्या से विहीन होता है वो कैसा? तो साथियों, उसको माना जाता है पशु के समान। कैसा माना जाता है? पशु के समान, पशुवत है। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। हरि शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचने रूपमस्ति। हरि है, हरे है, हरिन, हरिये। तो मित्रों, हरि शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप क्या रहेगा? पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप पूछा है। थोड़ा सोचिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक बार आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरि शब्द का रूप क्या है। इसमें जो जैसे पंचमी विभक्ति पूछी है तो पंचमी बताओगे, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीय, प्रथमा या षष्ठी, ऐसे नहीं, ओनली पंचमी। तो पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप होता है साथियों हरे है। क्या होता है? हरे है। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। बहुधातो है लोट लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम। भवामी, भवानी, भवाम, भवाव है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है? लोट लकार। क्या पूछा है साथियों? लोट लकार। तो लोट लकार में देखिए भवानी तो नहीं आएगा, लोट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन पूछा है। भाई देखिएगा, उत्तम पुरुष में ही बताना है। ऐसा नहीं है कि आप उत्तम पुरुष का न बताकर साथियों मध्यम पुरुष का बता दो या प्रथम पुरुष का बता दो, नहीं, उत्तम पुरुष में भी किसका? बहुवचन का। तो साथियों, जो भू धातु का जो लोट लकार है वो उत्तम पुरुष बहुवचन में आएगा, भवाम। क्या आएगा मित्रों? भवाम। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। राजा वस्त्रम ददाती, रिक्त स्थान है, भिक्षुक है, भिक्षुकाई, भिक्षुका में भिक्षुकेन। तो ददाती देने के अर्थ में, अर्थात राजा भिक्षुओं को वस्त्र देता है, तो देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों। चतुर्थी विभक्ति कौन सी है? भिक्षुकाय, अर्थात राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाती। विकल्प नंबर 2 सही है छठे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। शरत चंद्र में कौन सी संधि है? शचुत्व, शटुत्व, जशत्व और कोई नहीं। तो मित्रों देखिएगा, शरत चंद्र, शरत चंद्र जो शब्द है नॉर्मली तो व्यंजन संधि होती है, लेकिन व्यंजन संधि का कौन सा भेद है? तो साथियों, संस्कृत के अंतर्गत जो शरत चंद्र शब्द है इसमें व्यंजन संधि का ही एक भेद है जिसको कहते हैं शचुत्व संधि। क्या कहते हैं जिसको? शचुत्व संधि। 8वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। अधिहरि समास वर्तते। अधिहरि में कौन सा समास है? तत्पुरुषीय है, द्वंद्व है, अविभाव है और द्विगु है। तो मित्रों, अधिहरि
इसमें अधि ये क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, और जिसमें उपसर्ग लगा जाता है उसमें कौन सा होता है, अव्ययी भाव। अर्थात यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 9 में बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। रामेण सह गीता वनम गच्छति, राम के साथ गीता वन में जाती है। वाक्येषु अव्यय पदम अस्ति, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, रामेण सीता सह गच्छति। तो साथियों रामेण सीता, रामेण शब्द तो यहाँ पे और सीता शब्द तो संज्ञा है, गच्छति क्रिया शब्द है, लेकिन अव्यय शब्द यहाँ पर क्या है, स है। क्या है साथियों, स मतलब साथ में ये एक अव्यय शब्द है मित्रों, इसलिए तीसरा विकल्प 10वें क्वेश्चन में सही है। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 11। बहुवचनम रूपम अस्ति, इनमें से किसका बहुवचन में है रूप, तत् अहम वयम त्वम। तो साथियों त्वम मतलब तुम, अहम यानी मैं, वयम मतलब हम मतलब बहुवचन। तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों, दोनों मतलब दो के लिए, वयम हम दोनों। तो साथियों यहाँ पर तीसरा ही विकल्प सही रहेगा 11वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। निर्मलम पदस्य विपरीतार्थक पदम अस्ति, अर्थात निर्मलम जो ये पद है इसका विपरीत अर्थ पद कौन सा है, नीलज्ज, सलज्ज, मलिनम और सुरमलम। तो मित्रों निर्मलम का होता है मलिनम, क्या होता है साथियों, मलिनम। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। चे वर्गस्य उच्चारण स्थानानि अस्ति, कंठः है, तालु है, मुर्दा है, न को अपि। तो चे वर्ग का उच्चारण स्थान है इचु, यशानाम, तालु है, अर्थात ई और चे वर्ग और ये और शे का उच्चारण स्थान तालु से होता है मित्रों। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 13 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। वंशस्थ छंदसी वर्णानाम संख्या वर्तते, मतलब वंशस्थ छंद की जो वर्णों की संख्या है वो पूछी है कि वंशस्थ छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। 12 वर्णा है, 15 वर्णा है, 14 वर्णा है, 18 वर्णा है, अर्थात 12, 15, 14 या 18। तो मित्रों वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 14 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। शिशु दूध के लिए रोता है, वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद करोति। शिशु है दुग्धेन कृदंती, शिशु है दुग्धे कृदंती, शिशु है दुग्धात कृदंती और शिशु है दुग्धाय कृदंती। तो रोने के अर्थ में भी साथियों चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है, अतः यहाँ पर ये जो दूध शब्द है इसका चतुर्थी विभक्ति कौन सी है, दुग्धाय। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। मोहन है पाठम पठति कर्मवाच्य परिवर्तयत, मोहन है पाठेन पठ्यते, मोहनेन पाठम पठ्यते, मोहनेन पाठः पठ्यते और मोहन है पाठ्ये पठ्यते। तो मित्रों जहाँ पर भी वाच्य परिवर्तन करना है, नियम याद नहीं हो तो फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी, याद रखिएगा कि वाच्य परिवर्तन करना है तो शब्दों में परिवर्तन होगा। तो मोहन का मोहन नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर पहला और चौथा विकल्प बाहर निकाल दो। पाठम का पाठम नहीं रहेगा, दूसरा भी बाहर निकाल दो। तो सीधी सी चीज तीसरा विकल्प यहाँ सही हो गया प्रश्न संख्या 16 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। अहम पुस्तकानि पठामि वाक्यस्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, किम कान कानी केभ्यः। तो साथियों पुस्तकानि पे यहाँ रेखांकित कर रखा है मैंने, पुस्तकानि। तो यहाँ जब वाक्यों से प्रश्न का निर्माण करना होता है तो उसका जो अंतिम वर्ण है उसकी जो ध्वनि निकलती है वो ही आपसे उसी शब्द से प्रश्न का निर्माण होता है। अहम कानी पठामि, अहम पुस्तकानि पठामि। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। व्याकरणस्य शिक्षणस्य विधि नास्ति, निगमन है, आगमन है, संश्लेषण है, विश्लेषण है। तो मित्रों देखिए व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है, बताइए राइट आंसर। साथियों देखिए निगमन और आगमन तो दोनों ही व्याकरण शिक्षण की है। क्वेश्चन आ चुका है रीट एग्जाम में और विश्लेषण विधि आपका सही आंसर है, क्योंकि विश्लेषण विधि को व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं माना जाता है, निगमन आगमन संश्लेषण को माना जाता है जबकि। तो मित्रों चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 18 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। लेखन कला या है अत्यधिक महत्वम, लेखन कला का अत्यधिक महत्व है।
मंचेषु नाट्य स्थले गृहेषु विद्यालयस्य। तो साथियों लेखन कला का अत्यधिक महत्व तो विद्यालय में होगा, मंच गृह और नाट्य स्थल पर न होकर कहाँ पर होगा, विद्यालय में। क्योंकि साथियों देखिए नाट्य स्थल पर तो अभिनय का महत्व होता है, मंचेषु घर पे तो बहुत सारी चीज़ों का होता है, मंचेषु मंच पर भी लेखन का नहीं होता है साथियों, लेखन का तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, विद्यालय में होता है। तो विकल्प नंबर 4 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, पूर्णात अंशम प्रति विधिरस्ति। पूर्ण से अंश की ओर विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है। तो पूर्ण से अंश की ओर आगमन निगमन तो होगा नहीं साथियों, संश्लेषण या विश्लेषण। तो साथियों पूर्ण से अंश की ओर सबसे मतलब पहले पूरी जानकारी और फिर धीरे धीरे अंशों की तरफ बढ़ा जाता है, तो ऐसा होता है विश्लेषण विधि में। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 20 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, बाल गीतम इति पद्य पाठ्यस्य शिक्षणाय उपयुक्त है विधिरस्ति। भाषानुवाद है, खंडान्वय, दंडान्वय, गीताभिनय। तो बाल गीत का नाम सभी ने सुन रखा होगा। ये जो पद्य पाठ का शिक्षण है इसके लिए उपयुक्त विधि है गीताभिनय प्रणाली। ये भी में छोटी की मात्रा लगनी चाहिए थी। गीता अभिनय, गीत प्लस अभिनय प्रणाली के माध्यम से बाल गीतों को पद्य पाठों के अंतर्गत आराम से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो चौथा विकल्प सही रहेगा 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, संस्कृत भाषा कौशलेषु अंतिम कौशलम वर्तते। श्रवण कौशलस्य, भाषण कौशलस्य, लेखन कौशलस्य, पठन कौशलस्य। मित्रों प्रश्न पूछ रहे हैं संस्कृत भाषा में जो कौशल है उन कौशलों में अंतिम कौशल कौन सा है। तो सबसे पहले तो रहेगा श्रवण, फिर रहेगा आपके यहाँ पर श्रवण के बाद में साथियों जैसे भाषण, फिर आएगा पठन और फिर आएगा लेखन। तो सबसे अंत में कौन सा रहेगा, लेखन रहेगा। तीसरा विकल्प 22 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, आदर्श वाचनस्य प्रयोजनम अस्ति। आदर्श वाचन का प्रयोजन या उद्देश्य है श्रुतलेखनम, उच्चारण शिक्षणम, त्रुटि संशोधनम, काठिन्य निवारणम। तो मित्रों आदर्श वाचन कौन करता है, अध्यापक करता है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो रहेगा साथियों यहाँ पर उच्चारण शिक्षणम। क्या रहेगा, उच्चारण का शिक्षण बच्चों को प्रदान करना, क्योंकि आदर्श वाचन के माध्यम से ही कर पाते हैं शिक्षक, तो इसलिए दूसरा विकल्प 23 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, दृश्य साधनेषु परंपरागत साधनम वर्तते। दृश्य साधनों में परंपरागत साधन है श्यामपट्ट है, उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका, आकृति विस्तारक यंत्र और संगणकम। तो साथियों देखिए परंपरागत दृश्य साधन यहाँ पर कौन सा है, श्यामपट्ट है। परंपरागत की पूछी है इसलिए आपका श्यामपट्ट सही है। श्यामपट्ट को अध्यापक का सच्चा मित्र भी कहा जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, पठनस्य मुख्यतः कति भेदा सन्ति है, द्वे त्रीणि चत्वारि और पंच। तो पठन के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं साथियों, एक तो होता है आपके मौन पठन और एक होता है सहस्वर पठन। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा 25 में। हम संवाद है, शलाका परीक्षा है, शास्त्रार्थ। तो मित्रों मौखिक परीक्षा के अंतर्गत देखिए शलाका परीक्षा आ जाती है, संवाद आ जाता है, शास्त्रार्थ आ जाता है, लेकिन वाक चातुर्य मौखिक परीक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए साथियों 26 में पहला ही विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षया का परीक्षया विश्वसनीय कथ्यते। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा को अधिक विश्वसनीय माना जाता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, भाषण परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा। तो साथियों देखिएगा निबंधात्मक परीक्षाओं की अपेक्षा जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है वो ज़्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं, वेद भी ज़्यादा होते हैं, विभेद कार्य भी ज़्यादा होते हैं साथियों। इसलिए विकल्प नंबर 1 सही है 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, बाह्य मूल्यांकन किमावश्यकम वर्तते। बाह्य मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, प्रश्न पत्र निर्माणम, कक्षा कार्यम, गृह कार्यम, मौखिक परीक्षा। तो साथियों गृह कार्य हो, मौखिक कार्य हो, कक्षा कार्य हो, ये तो आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाती है, लेकिन जो प्रश्न पत्रों का निर्माण करना ये बाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत आती है साथियों। इसलिए पहला विकल्प सही रहेगा 28 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, शिक्षया है सर्वोत्कृष्टम उद्देश्यम किम। शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य क्या है, धनोपार्जनम, उपाधि लाभ है, सुनागरिक निर्माणम और व्यवसाय निष्ठा वर्धनम।
तो मित्रों शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो माना जाता है धनोपार्जन नहीं बल्कि सुनागरिक का निर्माण करना। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 29 में। देखिए अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी तक आप तक पहुंच सके। चलिए 30वां क्वेश्चन, पारायण विधेय अंगम अस्ति। पारायण विधि किसका अंग है? व्याकरण विधेय है, प्रत्यक्ष विधेय है, प्रश्नोत्तर विधेय है, पाठशाला विधेय है। तो मित्रों जो पारायण विधि है ये पाठशाला का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो ये संस्कृत के 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं साथियों। हमें जरूर बताकर जाइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।